चलेंगे हम अंटार्कटिका की जर्नी पर, जो कि इस अर्थ का एंड है। और इस जर्नी पर हमें लेके चलेंगे तिशानी दोशी, जो कि क्लास 12 बुक विस्टास चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की राइटर है। यहाँ पर तिशानी दोशी एक शिप से अंटार्कटिका विजिट करने के लिए जा रही हैं और इस शिप का क्या नाम है? अकेडमिक सोकाल्स्की। और ये रसिया का रिसर्च वेसल है, एक शिप है। यहाँ पर तिशानी दोशी एक प्रोग्राम पर अंटार्कटिका जा रही हैं। इस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। यहाँ पर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था कनाडा के जियोफ ग्रीन ने, जिनका लक्ष्य था बच्चों को एक ऐसी एजुकेशनल नॉलेज प्रोवाइड करना, एक ऐसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जिससे बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे अपने अर्थ के बारे में जान सके, अपनी अर्थ को समझ सके, अपने अर्थ के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोच सकें। जब हम अंटार्कटिका जाएंगे ना तो हमें अपने अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। हम अपनी अर्थ की अगर स्टडी करना चाहते हैं, अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए। यहाँ पर राइटर बता रही है कि अगर अर्थ की स्टडी आप करना चाहते हैं, अर्थ के पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारा पास्ट क्या था, ये अर्थ कैसे बनी, अगर आप प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि अब हमारी अर्थ पे क्या हाल है, हमने अपनी अर्थ पर किस तरीके से नुकसान किया है और आगे फ्यूचर में क्या होगा, अगर हम इन सभी की नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमें अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए। अब यहाँ पर कनाडा के जियोफ ग्रीन ने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तिशानी दोशी के अकॉर्डिंग जब आप अंटार्कटिका विजिट करेंगे, जब आप अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि 650 मिलियन ईयर्स पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। आज आप जो ग्लोब में ये जो 7 कॉन्टिनेंट देखते हो ना, ये सभी एक ही लैंड मास का हिस्सा हुआ करते थे और उस टाइम पर चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। क्लाइमेट बहुत ज्यादा वार्म रहता था, बहुत ज्यादा गर्म था, डायनासोर्स हुआ करते थे, मैमथ्स हुआ करते थे, राइनोस हुआ करते थे, तो उस टाइम पर चीजें बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी। 5000 मिलियन ईयर्स तक ये जो गोंडवाना है उसका विकास इसी तरीके से होता रहा, लेकिन धीरे धीरे ये जो लैंड है ना, ये अंटार्कटिका से सेपरेट होने शुरू हो गए। जैसा कि आज आप ग्लोब में 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं, तो धीरे धीरे सभी लैंड के जो पार्ट है ना वो सेपरेट होने स्टार्ट हो गए। जब आप देखेंगे ना ग्लोबल मैप में, तो ये जो इंडिया है ना, ये अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करता था 650 मिलियन ईयर्स पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सभी पार्ट खिसकने स्टार्ट हो गए, लैंड के सभी पार्ट खिसकने स्टार्ट हो गए, ये जो इंडिया है अंटार्कटिका से अलग हो गया और ये नॉर्थ में हिमालयस की तरफ अब पुश कर रहा है, जिससे नए माउंटेन बनते जा रहे हैं। और आप देखेंगे ना साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से एक ड्रैग पैसेज बन गया है जिसमें सरकमपोलर करंट बहता है। सरकमपोलर करंट का मीनिंग होता है कि अंटार्कटिका के चारों तरफ जो तेज ठंडी हवाओं का एक फ्लो बहता है। ये जो तेज हवाएं हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं और ये पश्चिमी हवाएं बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो इसको सरकमपोलर करंट बोला जाता है। ये वहां के इकोसिस्टम में एक बड़ा रोल प्ले करता है। सरकमपोलर करंट अंटार्कटिका के इकोसिस्टम में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तिशानी दोशी बताती हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की मद्रास से और उनका ये जो ट्रेवलिंग टाइम था ये 100 आवर्स का था। कुछ टाइम उन्होंने कार से ट्रेवल किया, कुछ टाइम उन्होंने एरोप्लेन से ट्रेवल किया और कुछ टाइम उन्होंने शिप से ट्रेवल किया। यहाँ पर तिशानी दोशी के अकॉर्डिंग उन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया। जब वो अंटार्कटिका की विजिट पर जा रही थी, रास्ते में उन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया। टाइम जोन्स क्या होते हैं? हर एक कंट्री का एक अपना टाइमिंग जोन होता है। कहीं कहीं पर आपको 1 आवर का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, कभी हाफ आवर का भी डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, और अमेरिका और इंडिया में तो आपको डे और नाइट का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो हर एक कंट्री का एक पर्टिकुलर डिग्री पे एक अपना टाइमिंग जोन होता है। तो रास्ते में राइटर ने 9 टाइमिंग जोन्स को क्रॉस किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3
ओशियंस को उन्होंने क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट से होके वो गुजरी और बहुत सारी इकोस्फीयर को उन्होंने क्रॉस किया। इकोस्फीयर का मीनिंग होता है कि हर एक जगह का एक अपना एनवायरनमेंट होता है, एक अपना वातावरण होता है और वो बनता है वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ह्यूमन से। तो इन सभी को मिला के जो एक वहाँ का इकोसिस्टम होता है, एक वातावरण जो क्रिएट होता है, जो हर एक चीज आपस में कनेक्टेड होती है, जो उस एरिया का एक इकोसिस्टम होता है, उसको इकोस्फीयर बोला जाता है। तो इसी तरीके से राइटर 9 टाइमिंग जोन्स, 3 समुद्रों से, 6 चेक पॉइंट से और बहुत सारी इकोस्फीयर से होके अंटार्कटिका पहुंचती है। 100 आवर्स की जर्नी के बाद जब राइटर अंटार्कटिका पर अपना पहला कदम रखती हैं तो वो इमोशनल हो जाती हैं। जो वहां पर व्हाइट ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, वो जो पहाड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, वहाँ की दृश्य बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं और वहां पर ग्लेशियर और आइसबर्ग इतने बड़े बड़े हैं। एक आइसबर्ग तो इतना बड़ा है जो कि बेल्जियम शहर के जितना है। वहां के माउंटेन्स को देख के उनको बहुत ही रिलीफ मिलता है। यहाँ पर राइटर बताती हैं कि दुनिया की 90% आइस यहाँ पर स्टोर है और यहाँ पर आइस के डीप में बिलियन ईयर्स पुराने कार्बन के रिकॉर्ड्स यहाँ पर आइस के नीचे दफन है। अंटार्कटिका में 24 आवर्स सनलाइट ही दिखाई देती है क्योंकि अंटार्कटिका में 6 मंथ नाइट रहते हैं और 6 मंथ डे रहता है। वहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। तो अंटार्कटिका के जो दृश्य है ना वो इतने सुंदर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे से छोटे जीव से लेके आपको बड़े से बड़े एनिमल जैसे ब्लू व्हेल भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। राइटर बताती है कि अंटार्कटिका इस दुनिया का बॉटम है और इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी का कोई भी नामो निशान देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर ना कोई बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे, ना कोई हाउस दिखाई देगा, ना कोई बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अंटार्कटिका में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी का इंटरफेयर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर चारों तरफ ग्लेशियर्स में एक शांति विद्यमान है। जब आप देखेंगे ये जो ग्लेशियर हैं ये इतने साफ और पवित्र है। अंटार्कटिका एक साफ, स्वच्छ और एक निर्मल जगह है, बिल्कुल पवित्र जगह जिसको माना जाता है। और वहां पर आपको सिर्फ एक ही साउंड सुनाई देगी, या तो एवलांच की साउंड सुनाई देगी। एवलांच का मीनिंग होता है जब बर्फ के पहाड़ नीचे टूट के गिरते हैं या बर्फ के तूफान आते हैं या फिर आइस शीट के कोलैप्स करने की साउंड आपको वहां पर सुनाई देगी। ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन इस अर्थ पे ओनली 12,000 ईयर्स पहले ही आई है और ये अर्थ की जियोलॉजिकल क्लॉक में एक थोड़ा ही समय है, लेकिन इस थोड़े ही समय में इंसानों ने इस अर्थ पे एक हलचल मचा दी है। इस अर्थ पर उन्होंने अपनी रिवर्स को स्पॉइल कर दिया है, अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर दिया है। पूरी अर्थ पे एक अपना अधिकार उन्होंने जमा लिया। उन्होंने सिटीज बना लिए हैं, विलेजेस बना लिए हैं, मेगा सिटीज बना लिए हैं और अनलिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स के यूज करने से उन्होंने इस अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया है, जिससे इस पूरी दुनिया को एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर्स ने ढक लिया है। मींस एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट ने इस अर्थ को चारों तरफ से ढक लिया है। तो अनलिमिटेड अपने फॉसिल फ्यूल्स के यूज करने से लोगों ने इस अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया है, जिससे हमारी ओजोन लेयर डे बाय डे घटती चली जा रही है, डे बाय डे डैमेज होती चली जा रही है। राइटर बताती है कि अंटार्कटिका के ओशियन में माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनको हम ओशियन की ग्रास भी बोलते हैं या समुद्र की वनस्पति बोलते हैं, समुद्र के छोटे छोटे पेड़ पौधे भी बोलते हैं। ये अंटार्कटिका के इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन प्लांट हैं, ये कार्बन को अपने अंदर लॉक कर लेते हैं और समुद्र के जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं। पूरे सुदर्न ओशियन की जो फूड
चेन यही प्लांट्स माने जाते हैं। पूरे मरीन एनिमल की जो लाइफ होती है वो इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन प्लांट पर ही आधारित होती है। डे बाय डे ओजोन लेयर के घटने से इन पौधों की एक्टिविटी पर भी फर्क पड़ रहा है। लास्ट में राइटर बताती है कि किस तरीके से उन्होंने ओशियन पर वॉक किया, किस तरीके से वे समुद्र पर चले, क्योंकि यहाँ पर राइटर के साथ 52 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। ये जो राइटर है तिशानी दोषी, ये 52 स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ थी जब इनका शिप एकेडमिक सोकास की जब बर्फ में फंस जाता है और ये लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते, तब इनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप थोड़ी देर समुद्र पे चले। तो यहाँ पर राइटर बताती है कि जब वो समुद्र पे चले तो ऊपर की जो आइस शीट थी वो 1 मीटर थिक थी। यहाँ पर समुद्र के ऊपर बर्फ जमी हुई थी और वो जो आइस शीट थी वो 1 मीटर थिक थी, मोटी थी, और उसके नीचे 180 मीटर गहरा समुद्र था जो लिविंग था और ब्रीथिंग कर रहा था। मीन्स उसके नीचे वनस्पति भी थी और जीव जंतु भी थे समुद्र के। तो यहाँ पर राइटर बता रही है कि एक जीते जाते समुद्र के ऊपर उन्होंने किस तरीके से वॉक की। रास्ते में राइटर को क्रिपेटर सील्स भी देखने के लिए मिली जो कि आइस शीट पे लेटी हुई आराम कर रही थी और सनलाइट ले रही थी, जैसा कि उनके गांव में, यहाँ पर राइटर के गांव में बैनन ट्री के नीचे जैसे कुछ डॉग्स आराम किया करते थे। तो इसी तरीके से क्रिपेटर सील्स भी वहाँ पर रेस्ट कर रही थी और सनलाइट ले रही थी। यहाँ पर राइटर बताती है कि जब हम अंटार्कटिका विजिट करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी रियल है। वहाँ जाके जब हम देखेंगे ना कि किस तरीके से जो आइस शीट है वो कोलैप्स हो रही है, वो टूट के गिर रही है, और किस तरीके से जो हमारे ग्लेशियर है ना वो पिघल रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी रियल है। किस तरीके से जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है ना वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो लास्ट में यहाँ पर राइटर बता रही है कि जब उन्होंने अंटार्कटिका को विजिट किया, ये सभी जो 52 स्टूडेंट्स थे, इनके मन में एक धारणा आ गई, एक ऐसी सोच आ गई कि उनको अब लगा कि उन्हें अपने प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। अब ये सभी लोग अपनी अर्थ को बचाना चाहते थे, तो इसी तरीके से हमें भी अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे उपाय करते रहना चाहिए। अपने फॉरेस्ट को कटिंग होने से रोकना चाहिए, अपनी रिवर्स को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, और अपने फॉसिल फ्यूल्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और लगातार इनको बर्निंग नहीं करना चाहिए। अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें बचा के रखना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर की समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस